आज हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो आइए समझते हैं एंटिटी कंसेप्ट क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है एंटिटी कंसेप्ट। एज पर दिस कंसेप्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस एंटिटी और बिजनेसमैन अलग अलग एंटिटीज़ हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, हम लोग कानून के नज़रों में क्या हो रहा है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स के नज़रों में चाहे कानून बोले या ना बोले हम लोग लेकिन इसको अलग पर्सन मान लेते हैं। ठीक है, बिजनेस एंटिटी को हमेशा शुरू से ही अलग व्यक्ति मान लेते हैं। तो इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी इज इमटेरियल। ठीक है, जो लीगल एग्जिस्टेंस है बिजनेस एंटिटी का इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है, क्योंकि अकाउंट्स का खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आइए देखिए थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है। तो थर्ड पॉइंट में मैंने बोला कि फॉर अकाउंटिंग पर्पजेज द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड एज कम्प्लीटली डिफरेंट एंटिटीज। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अकाउंट्स के पर्पज के लिए कम्प्लीटली अलग अलग व्यक्ति मान लिया जाएगा। चौथा पॉइंट में मैंने ये बोला कि व्हेनेवर बिजनेसमैन स्टार्ट्स द बिजनेस विद कैश वी कॉल इट कैपिटल। मतलब बिजनेसमैन जब भी अपना बिजनेस शुरू करता है तो उस समय वो कैश इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में। उस कैश को हम लोग अकाउंट्स के पर्पज के लिए हम लोग क्या कहते हैं, दैट मनी इज कॉल्ड एज द कैपिटल। वह कैपिटल रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे कैपिटल क्या है मैंने इसको डिस्क्राइब करने का कोशिश किया। तो देखिए वह कैपिटल रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेसमैन हु इज द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान होता है। तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि व्यवसाय में व्यापारी ने कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया, अपने तरफ से योगदान दिया, तो इसको हम लोग योगदान मानते हैं, कंट्रीब्यूशन मानते हैं कैपिटल को इन द बिजनेस। ठीक है, अच्छा पांचवा पॉइंट देखिए क्या है। पांचवा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, व्हेनेवर बिजनेसमैन विथड्रॉज कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज ओन पर्सनल यूज वी कॉल इट ड्रॉइंग्स। यानी कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने निजी पर्पस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए जब भी वो कैश निकाल लेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, देखिए हम लोग उसको बोलेंगे वी कॉल इट ड्रॉइंग्स। हम लोग उसको ड्रॉइंग्स का नाम दे देंगे। Where drawings represent the reduction of capital। यहाँ पे drawings जो है वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल को बताता है, यानी कि ड्राइंग्स का मतलब कैपिटल आपका रिड्यूस हो रहा है। आप जितना ज़्यादा पैसा निकाल लोगे आपका कैपिटल वैसे वैसे घटता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपये से, फिर आपने कुछ दिन बाद 10,000 निकाल लिया, अब आपके पास 90,000 कैपिटल बचा। अब फिर 10,000 निकाल लिया तो 90 में से 10 गया, फिर 80,000 बचा। मतलब जैसा जैसा पैसा आप निकाल लेंगे तो घड़ा क्या हो जाते जाएगा, खाली होते जाएगा। अब घड़े में पैसा डालते जाओगे तो घड़ा भर्ती होते चला जाएगा। बात समझ में आया, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट में मैंने बोला कि कैपिटल इज कंसिडर्ड एज इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। अकाउंट्स के पर्पज के लिए ये जो कैपिटल है, ये जो पूंजी है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तरह का लायबिलिटी है, ये एक तरह का कर्ज है। क्योंकि बिजनेस के लिए बिजनेस ये बोलेगा कि मुझे कभी ना कभी इस कर्ज को बिजनेसमैन को चुकाना है। ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा किसने दिया मुझे, ये पैसा मेरे मालिक ने मुझे दिया, मुझे मालिक को कभी ना कभी इस पैसे को लौटाना। बात समझ में आया। The capital is considered as internal liability for the business. Therefore, it is shown on the liability side of the balance sheet. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको liability side of the balance sheet में हम लोग इसको दिखाएंगे। तो एग्जाम्पल देखिए मैंने दिया है कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइए थोड़ा सा मैं कैमरा को नीचे करता हूँ। तो ये रहा मेरा पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल हो गया प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में देखिए कि मैंने क्या लिखा है। तो इट हैज वन, दिस टाइप ऑफ बिजनेस हैज ओनली वन ओनर। इस तरह का बिजनेस में खाली एक ओनर होता है, इसीलिए कभी कभी इसको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी बोला जाता है। सोल मतलब होता है वन, SOLE, सोल मतलब वन होता है। तो इट हैज ओनली वन ओनर कॉल्ड एज द प्रोप्राइटर। ठीक है, तो इन इनकम टैक्स एक कानून है। ठीक है, यहाँ पे आपका इनकम के ऊपर आपको टैक्स आप पे लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो इनकम टैक्स का कानून के मुताबिक, ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है, बट इन इनकम टैक्स लॉज प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस आर कंसिडर्ड एज सेम पर्सन। देखिए
तो इनकम टैक्स में प्रोपराइटर और प्रोपराइटर का जो बिजनेस है वो लेकिन एक ही एंटिटी है, वो अलग अलग नहीं है इनकम टैक्स में। लेकिन अकाउंट्स में मैंने क्या लिखा, बट इन अकाउंट्स दे आर डिफरेंट पर्सन्स, अकाउंट्स में लेकिन ये लोग कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन्स है। तो मैंने जो सेकंड वाला पॉइंट दिया उसको मैंने साबित कर दिया। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या था कि लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी इज इमटेरियल। तो इनकम टैक्स तो बोलता है कि ये लोग सेम है, लेकिन अकाउंट्स क्या मानता है, अकाउंट्स मानता है डिफरेंट। तो हम लोग अकाउंटिंग के पर्पज के लिए ऑलवेज याद रखेंगे ये लोग अलग अलग हैं, चाहे इनकम टैक्स कुछ भी बोले हमको उससे मतलब नहीं है, अकाउंट्स में मतलब नहीं। जब इनकम टैक्स बनाएंगे तब करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस देखिए क्या कह रहा है, तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस हैज मोर देन वन ओनर, यहाँ पे एक से ज्यादा ओनर होता है। These owners are called as the partners. इन ओनर्स को क्या कहा जाता है, पार्टनर्स बोला जाता है। For legal purposes and in accounts, लीगल पर्पसेस के लिए भी और अकाउंट्स के पर्पसेस के लिए भी पार्टनरशिप बिजनेस एंड द पार्टनर्स आर डिफरेंट पर्सन। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स जो है वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई क्वेरीज? तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करता हूँ। हेलो दोस्तों, हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो दोस्तों मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है कि सिर्फ उन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को रिकॉर्ड करो जो कि मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। तो मैंने देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले पहला पॉइंट है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को जो कि हम लोग मनी के टर्म्स में मेजर कर पाएंगे, सिर्फ उनको ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच माइट बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, हो सकता है वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो, ठीक है, लेकिन उन्हें मनी के टर्म्स में हो सकता है आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, बट कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इन मनी टर्म्स, दे कांट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं किया जा सकेगा, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका कोई जगह नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है, इट इज़ बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, एंड इज अ स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, और ये जो है ये एक स्टैंडर्ड है इकोनॉमिक वैल्यू का, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू को हम लोग मनी के टर्म्स में ही ऑलवेज रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसका ये एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस एंटिटी जो है वो बिना एम्प्लॉइज़ का वो अच्छे से चल नहीं पाएगा। एम्प्लॉइज़ ही उस बिजनेस एंटिटी को मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, बिजनेस एंटिटी को का बिजनेस को स्मूथ करता है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद, इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होने के बावजूद हम लोग लेकिन इन एम्प्लॉइज़ को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, बट दे कांट बी शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। इनको बैलेंस शीट में एज एन एसेट हम लोग नहीं दिखा पाएंगे। दिस इज बिकॉज दे कांट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन को हम लोग मनी के टर्म्स में हम लोग तौल नहीं पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉइज़ आपका खरीदा हुआ नहीं होता है, वो कभी भी जो है उसको अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो दे आर मोबाइल एसेट्स, दे कैन मूव टूवर्ड्स एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट लाइक एनी डिफरेंट एसेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एक्सेट्रा, जो कि जब तक चोरी ना हो जाए या खराब ना हो जाए वो आप ही को सर्व करता रहेगा वंस यू हैव गॉट ओनरशिप ऑफ द एसेट। समझ आ रहा है? तो द सैलरी पेड टू देम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस विच इज लेटर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हेलो दोस्तों, हम लोगों का अब जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए सबसे पहले दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। दिस कंसेप्ट मेक्स द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मीनिंगफुल विच एज्यूम इनडेफिनेट लाइफ ऑफ द बिजनेस एंटिटी। याद करिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहा था। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का ये कहना था कि बिजनेस एंटिटी का इनडेफिनेट लाइफ होता है, वो अमर रहता है। तो ऐसा करने से हम लोगों को, अकाउंटेंट लोगों को अकाउंटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज करेगा, क्योंकि मान के चलिए कि एक कपड़ा का मिल जो है वो 100 ईयर्स तक एग्जिस्टेंस में रहा। अब 100 ईयर्स के बाद हम लोग मेजर करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ख़ास तौर पे ऐसे अकाउंटेंट हम लोग अगर सपोज ऐसे ओनर के लिए काम कर रहे हैं, जो ओनर जानना चाहता है कि क्या हुआ बताओ, कि बीच में अगर इंटरमीडिएट पीरियड में वो अगर अपना
बिजनेस का परफॉर्मेंस जानना चाहता है कि उसको बिजनेस प्रॉफिट कमा के दिया है कि लॉस कमा के दिया है, तो ये सब अगर जानना चाहता है, उसका एसेट्स लायबिलिटीज़ को जानना चाहता है बीच में, तो हम लोग उसको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको तो वेट करने के लिए बोलना पड़ेगा कि भाई तुम वेट करो 100 साल तक, जिसके अंदर अंदर बेचारा ओनर जो है वो हो सकता है ऊपर चला जाए। तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोगों को अराइज करता है कि अगर हम लोग इनडेफिनेट लाइफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जैसा कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने कहा था, तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। तो देखिए पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का क्या कहना था। तो एज पर दिस कंसेप्ट द इनडेफिनेट लाइफ ऑफ द बिजनेस एंटिटी माइट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनडेफिनेट लाइफ है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में उसको बांट दिया जाता है, स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल पीरियड्स, फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग इट्स परफॉर्मेंस, ताकि हम Please like, share and subscribe my YouTube channel. Knowledge is power. Thank you. पोजीशन बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। ये जो स्मॉल पीरियड्स होते हैं जनरली वो कितने ईयर के होते हैं, वो जनरली 1 ईयर के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या होता है। Therefore this concept is very convenient for recording accounting transactions। ये जो concept है इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे convenient हो जाता है accounting transactions को measure करने के लिए, accounting transactions का performance को measure करने के लिए। तो this concept is very convenient for recording accounting transactions। Only those transactions which are related to the current accounting periods are considered as expense or income for the current accounting period। मतलब जो expense या income current accounting period से related होगा, सिर्फ उन्हीं expenses और incomes को हम लोग current accounting period में recognize करेंगे और उसको profit and loss account में हम लोग show करेंगे। और those transactions and events which have occurred during the current accounting period but are not related to it are not considered as current year's income or expense, thereby generally requiring some accounting adjustment। और जो जिन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का या इवेंट्स का करंट अकाउंटिंग पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, उनको हम लोग करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एज एन इनकम और एक्सपेंस। उनके लिए हो सकता है हम लोगों को कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कैश रिसोर्सेज का आउटफ्लो हुआ होगा या इनफ्लो हुआ होगा, तो हो सकता है हम लोगों को कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट इनकम और एक्सपेंस को मेजर करने के लिए करना पड़ेगा। ये चीज़, ये जो एडजस्टमेंट्स है, ये हम लोग जब फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह का एडजस्टमेंट का यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है।